दोस्तों एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड का लेटेस्ट जो अप्रैल 2022 का पोर्टफोलियो है वो आ चुका है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कितने चेंजेस इसके अप्रैल के पोर्टफोलियो में देखने को मिलते हैं, इसका जो फॉरेन इक्विटी में एलोकेशन है वो कितना कम हो गया है, और साथ में हम देखेंगे कि अभी इसकी जो लेटेस्ट रिटर्न्स है वो कैसी चल रही हैं, ताकि हम ये देख सकें कि क्या आपको इस फंड में इस वक्त बने रहना चाहिए, नई इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं ये वीडियो। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि जो इसका अप्रैल का लेटेस्ट पोर्टफोलियो आया है कंपनीज का, उसके हिसाब से क्या मेजर चेंजेस इसके पोर्टफोलियो में हुए हैं, मार्च में क्या चेंजेस थे और फरवरी का भी पोर्टफोलियो रखा है, ताकि हम एक एस्टिमेटेड समझ पाए कि क्या मेजर चेंजेस ये फंड अभी अपने पोर्टफोलियो में कर रहा है। तो अगर आप टॉप 10-15 कंपनीज में देखेंगे तो कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। थोड़ी बहुत कंपनीज को यहाँ पर एलोकेशन बढ़ा है, जैसे बजाज फाइनेंस, पाई इंडस्ट्रीज, टाटा एलेक्सी, इन सब कंपनीज में थोड़ा बहुत एलोकेशन यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। कोई मेजर सेलिंग इसने अभी इनमें से किसी भी कंपनी में नहीं की है। उसके अलावा जो एक नया एडिशन इसके पोर्टफोलियो में हुआ है वो हुआ है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड का। 1.3% इसने यहाँ पर एलोकेशन एचडीएफसी बैंक में यहाँ पर बढ़ा दिया है। तो कंपनी वाइज अगर आप इंडियन कंपनीज में देखते हैं तो इस वक्त बहुत ज्यादा चेंजेस यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे हैं। वहीं नीचे चलते हैं तो नीचे आप देखेंगे 2-4 कंपनीज और हैं जिसमें इसने इस वक्त एडिशन किया है, जैसे कि महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, लिंडे इंडिया, उसके अलावा ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया, मदरसन सुमी। इन कंपनीज को इसने नया अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है। तो 4 से 5 कंपनीज इसने अभी अपने पोर्टफोलियो में इस महीने में नई ऐड की है। उसके अलावा एक कंपनी है इन्फोसिस लिमिटेड, जिसमें 0.53% के आसपास इसकी होल्डिंग हुआ करती थी, जो अभी या तो 0.5% से कम होल्डिंग हो गई होगी या फिर इसने इसको कंप्लीटली सेल आउट कर दिया होगा। तो ये एक यहाँ पर मेजर चेंजेस अगर आप इंडियन कंपनीज में बात करते हैं वो देखने को मिलता है। टोटल एलोकेशन 76% की इसकी इंडियन कंपनीज में इस वक्त हो चुकी है, जो कि लास्ट मंथ में 66% के आसपास थी। लेकिन लास्ट मंथ में एक दिक्कत ये भी थी कि इस फंड के पास बहुत ज्यादा कैश रखा हुआ था। तो अब इस महीने में इसने वो कैश जो था वो इंडियन इक्विटीज में यहाँ पर एलोकेट कर दिया है। वहीं अगर हम फॉरेन इक्विटीज की बात करते हैं तो फॉरेन इक्विटीज में आपको देखने को मिलेगा कि लगभग सभी कंपनीज में धीरे धीरे यहाँ पर एलोकेशन इसकी कम होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर आप देखेंगे ऑलमोस्ट सभी कंपनीज में थोड़ा थोड़ा एलोकेशन कम हो गया है, और ओवरऑल लास्ट मंथ तक 19.54% पैसा इसका फॉरेन इक्विटी में था, जो अभी कम होकर 18.19% के आसपास रह गया है। फेब्रवरी में ये नंबर 23.52% के आसपास हुआ करता था। तो लगातार यहाँ पर इसकी जो फॉरेन इक्विटी में एलोकेशन है वो कम होती हुई हमें देखने को मिल रही है। वहीं दोस्तों जो हम कैश की बात कर रहे थे, यहाँ पर अगर आप देखेंगे फेब्रवरी में 6% के आसपास डेट और कैश इक्विवेलेंट हुआ करता था, जो मार्च में बढ़ के 14% के आसपास हो गया था, बहुत ही हायर लेवल पे चला गया था, जो अभी कम होकर फिर से एक रीजनेबल लेवल 6% के आसपास आ गया है। अब यहाँ पर ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन ये हो रही है कि लास्ट मंथ तक हमें ये लग रहा था कि शायद ये मार्केट एक किसी मेजर यहाँ पर ब्रेकडाउन का वेट कर रहा है ये म्यूचुअल फंड पैसा लगाने के लिए, लेकिन उसने ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं किया है, क्योंकि मार्केट अभी भी 16,000-17,000 के लेवल्स पे चल रही है। उसके बाद भी इसने अपना जो मेजर कैश है वो इंडियन इक्विटी में एलोकेट कर दिया है। तो मेरे को लगता है कि ये जो 14% का एलोकेशन था लास्ट टाइम तक, वो उसका मेजर रीजन यही रहा होगा कि कंपनी को उस वक्त समझ नहीं आ रहा होगा कि किन कंपनीज में अभी ये यहाँ पर एलोकेशन करें। तो इस हिसाब से दोस्तों अगर आप देखेंगे तो इसका जो एलोकेशन है वो फॉरेन इक्विटी में लगातार काफी कम होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। 18% के आसपास यहाँ पर इसका एलोकेशन रह गया, और डेट जो इसका कैश में है उसमें भी ज्यादा पैसा दिखता है, लगातार ज्यादा पैसा दिख रहा है। 6% था, 14% था, और अभी 6% यहाँ पर आ चुका है। तो अभी इस फंड की जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है उसको देखकर ये लग रहा है कि ये फंड अभी अपने आप को उस हिसाब से ढाल नहीं पा रहा है कि ये जो फॉरेन इक्विटी में पैसा था उसकी जगह कहां पर पैसा लगाए, और यहाँ पर बहुत ज्यादा यहाँ पर डिफरेंस इसके पोर्टफोलियो में यहाँ पर आते हुए दिख रहा है। तो थोड़ा आपको इस फंड को ज्यादा क्लोजली यहाँ पर मंथ ऑन मंथ ट्रैक करने की जरूरत है। अब आइए दोस्तों एक बार हम इस फंड की रिस्क रेशियोज और लेटेस्ट रिटर्न से जानने की कोशिश करते हैं कि कितना इम्पैक्ट अभी रिसेंट में इस फंड के पोर्टफोलियो में यहाँ पर रिटर्न्स में के मामले में आ रहा है। अब दोस्तों अगर हम इस फंड की रिस्क रेशियोज पे यहाँ पर बात करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन
शार्प रेशो और टर्नओवर रेशो की अगर हम यहाँ पर बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन इस फंड की 27 के आसपास चल रहा है। वहीं कैटेगरी एवरेज यहाँ पर अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो 18% के आसपास है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है रिटर्न देने के मामले में, और यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन इसकी काफी ज्यादा दिखती है अगर हम इसको कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करते हैं। वहीं शार्प रेशो भी यहाँ पर इसकी स्लाइटली कम दिख रही है, यानी कि शार्प रेशो किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दे पा रहा है, यानी कि कम रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न। तो अभी रिस्क रेशियोज इस फंड की दोनों ही थोड़ी सी स्लाइटली खराब होती हुई यहाँ पर दिख रही है। टर्नओवर रेशो की बात करें तो 38% के आसपास की है। टर्नओवर रेशो किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा अपने पोर्टफोलियो में सिक्योरिटीज को बाय और सेल कर रहा है, और जितनी कम टर्नओवर रेशो होती है उतनी एक फंड मुझे ज्यादा स्टेबल नजर आता है एक लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से। तो टर्नओवर रेशो अभी भी इसका काफी अच्छा यहाँ पर दिखता है। अब दोस्तों रिटर्न्स की बात कर लें इसकी, तो अगर आपने 10,000 रुपए इस फंड में लगाए होते एक साल पहले तो वहां पर आपको अभी भी 10% के आसपास की रिटर्न दिखती है। लेकिन 6 महीने पहले अगर आपने इस फंड में 10,000 रुपए डाले होते तो वो पैसा अभी आपका -14% के आसपास की आपको रिटर्न दे रहा होता। 2 साल में 10,000 की रिटर्न्स आपकी यहाँ पर 18,000 के आसपास हो गई है। 2 सालों में 37% के आसपास की रिटर्न ये फंड आपको जनरेट करके दे रहा है। 3 सालों में दोस्तों ये फंड अभी भी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग लार्ज एंड मिड कैप फंड चल रहा है। तो यहाँ पर अभी भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखती है। 21% की रिटर्न यहाँ पर इस फंड ने 3 सालों में जनरेट की है। और अगर आपने इस फंड की इंसेप्शन में यानी कि अक्टूबर 2018 में ही यहाँ पर 10,000 रुपए लगाकर छोड़ दिए होते तो वहां पर भी 20% की रिटर्न दिखती है। एसआईपी इन्वेस्टमेंट पे बात कर लें तो यहां पर भी दोस्तों अगर आप 1 साल से एसआईपी करा रहे हो तो आप नेगेटिव रिटर्न्स अभी देख रहे होंगे। 2 साल से अगर आप एसआईपी करा रहे हैं तो 16% की रिटर्न है। 3 सालों में 21% की रिटर्न है। तो 1 साल का जो पीरियड है वो थोड़ा अभी इस फंड के लिए फेवरेबल इतना नहीं चल रहा है, लेकिन 3 सालों की रिटर्न्स अभी भी इसकी अच्छी दिखती है। तो लॉन्ग टर्म की रिटर्न्स अभी भी इसकी काफी अच्छी दिखती है। लेकिन दोस्तों जैसे कि मैं आपको बोलता हूं कि किसी भी फंड को अगर आपको जज करना है कि वो अच्छी रिटर्न्स वाकई दे रहा है या नहीं दे रहा है, तो आपको ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या वो फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अब यहां पर दोस्तों अगर आप 6 महीने, 1 साल और 2 साल में देखेंगे तो ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को भी बीट नहीं कर पा रहा है। अभी पिछले 2-3 महीनों में इसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफी डाउन हो गई है। 6 महीने में अगर आप देखेंगे इस फंड ने -15% की रिटर्न दी है, वहीं इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने 7% की। तो 6 महीने, 1 साल और 2 साल में ये फंड बेटर परफॉर्म नहीं कर पा रहा है अपने बेंचमार्क से। 2 साल में अगर आप देखेंगे इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने 42% की रिटर्न दी है, वहीं इस फंड ने सिर्फ 37% की। हालांकि अभी भी 3 सालों में अगर आप देखते हैं तो ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को काफी आसानी से यहाँ पर बीट करते हुए आ रहा है। तो लॉन्ग टर्म में अभी भी इस फंड का परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन शॉर्ट टर्म में पिछले 6-8 महीने, साल भर में स्पेशली यहाँ पर इसका जो परफॉर्मेंस है वो खराब होते हुए दिख रहा है। अभी भी 3 सालों में ये वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग लार्ज एंड मिड कैप चल रहा है। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि ये जो म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी एक्सिस म्यूचुअल फंड में इंटरनली इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही है, उसके बावजूद भी क्या ये फंड परफॉर्म कर पाएगा। तो नेक्स्ट मंथ हम एक बार इसका फिर से रिव्यू करके देखेंगे और देखेंगे उस वक्त कि क्या अभी आपको इससे निकल जाना चाहिए या बने रहना चाहिए। अभी के लिए तो मुझे लगता है अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये मार्केट का भी थोड़ा बुरा फेज है और ये फंड ज्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है। तो वो चीजें समझकर आप इस फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें। मुझे लगता है अगर आप नई एसआईपी इसमें शुरू कराना चाह रहे हैं तो अभी थोड़े टाइम के लिए आप यहाँ पर रुक सकते हैं, क्योंकि अभी इंटरनली बहुत सारी प्रॉब्लम एक्सिस म्यूचुअल फंड में चल रही है। उस वजह से अगर आपकी कोई एसआईपी चल रही है या ऑलरेडी आप इन्वेस्टेड है तो मेरे हिसाब से आप अभी बने रह सकते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे कि मैं आपको बोलता हूं, मेरी कोई भी वीडियो इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं देती है। मैं सारी वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाता हूं। तो आप किसी भी कंपनी में फंड में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लें। मेरी तरफ से अभी दोस्तों बस इतना ही। धन्यवाद।